नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और वक्त लाख टके की बात का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के विकास को धार देने के लिए योगी सरकार कार्य योजना तैयार कर रही है। इस कड़ी में समाज कल्याण से जुड़े विभागों का आज प्रेजेंटेशन हुआ। इस दौरान सीएम योगी ने अधिकारियों और संबंधित विभागों को कई निर्देश भी दिए। सीएम योगी ने कहा कि मिशन शक्ति को गांव स्तर तक ले जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। महिलाओं बच्चों को विकास के मौके देने की कोशिश की जाए। मंडल स्तर पर कम से कम एक महिला संरक्षण गृह होना चाहिए। वहीं श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों का सत्यापन कराया जाए। इसके अलावा कक्षा और उसके ऊपर क्लास में पढ़ रहे गरीब बच्चों को लैपटॉप देने की प्रक्रिया में भी तेजी लाने की बात मुख्यमंत्री ने कही। लगातार अलग अलग विभागों की ओर से प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने। आज जिन जिन विभागों का प्रेजेंटेशन था वो आपको बता दें। आज प्रेजेंटेशन में समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और महिला कल्याण विभाग जैसे समाज से जुड़े विभाग के अधिकारी और मंत्री शामिल हुए थे। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। जो बड़ी बातें हैं वो बताते हैं। बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई है, मेधावी और गरीब छात्रों को निःशुल्क कोचिंग देने को लेकर चर्चा हुई। गरीब छात्रों को शिक्षा, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति, पेंशन योजना, दिव्यांग कल्याण, बुजुर्ग और महिला कल्याण, इसके साथ ही तमाम अलग अलग मसलों पर चर्चा की गई। सामूहिक विवाह योजना जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। माना यह जा रहा है कि सरकार जल्द ही बुजुर्ग और विधवा पेंशन की राशि बढ़ा सकती है। लोग चिंतन कर रहे हैं कि महिला कल्याण और बाल पुष्टाहार के लिए क्या क्या करें, क्या क्या योजना बनाएं जिनसे उन्हें लाभ मिले। तीव्रता के साथ जो भी लाभकारी लाभार्थी हैं, इनको लाभ दिया जाना है पिछड़ा वर्ग कल्याण के माध्यम से या दिव्यांग जन सशक्तिकरण के माध्यम से, तीव्रता के साथ उनको लाभ मिले, अपेक्षित लोग छूटे ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत विस्तार से चर्चा हुई। चूँकि अभी बैठक है, मुझे जाना है उसमें। तो कुल मिला के दोनों ही विभागों के लाभार्थियों को समुचित लाभ मिले, इस पे पूरी तैयारी के लिए निर्देश हुआ। योगी सरकार समाज के कल्याण के लिए कार्य योजना तो बना रही है। इस बीच सीएम योगी अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दे रहे हैं। क्या बातें उनकी तरफ से कही गई हैं वो भी हम आपको बताते हैं। बिल्कुल, तो सीएम योगी ने एसडीएम, तहसीलदार और सीओ समेत अन्य अधिकारियों को रात में अपने क्षेत्र में ही रुकने को कहा है। सीएम ने निर्देश दिया है कि बिना कारण मुख्यालय अधिकारी न लौटे। इसके अलावा सरकारी आवास ना हो तो किराए पर रहें, यह भी कहा गया सीएम की तरफ से। निचले स्तर पर शिकायतों को फौरन निपटाया जाए, उन्हें लंबित न रखा जाए, ये निर्देश भी सीएम योगी की तरफ से दिए गए। और इधर 9:30 बजे कानून व्यवस्था को लेकर एक बैठक होगी। जहांगीरपुरी हिंसा के बाद बड़ी बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुलाई गई है। एसीएस गृह अवनीश अवस्थी भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। डीजीपी शामिल होंगे। आईजी, एडीजी, एसएसपी, एसपी, सीपी भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। जहांगीरपुरी हिंसा को देखते हुए ये बड़ी बैठक रात 9:30 बजे बुलाई गई है। बैठक की अध्यक्षता सीएम योगी करेंगे। एसीएस गृह अवनीश अवस्थी भी इस बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा डीजीपी भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। साथ ही साथ आईजी, एडीजी, एसएसपी, एसपी भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी लोग इस बैठक में जुड़ने वाले हैं। हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के जिलों में भी अलर्ट कर दिया गया था। पूरे यूपी में अलर्ट किया गया था और आज सीएम योगी आदित्यनाथ इस मसले पर एक मीटिंग भी बुला रहे हैं। कोरोना लौट आया है। अप्रैल महीने के तीसरे हफ्ते में कोरोना संक्रमण के आंकड़े एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। नतीजा उत्तर प्रदेश सरकार ने एहतियात के तौर पर गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत, इसके अलावा लखनऊ में मास्क अनिवार्य कर दिया है। मतलब बिना मास्क अगर आप पकड़े जाते हैं तो जुर्माना होगा। एक बार फिर से मास्क जरूरी कर दिया गया है। कौन कौन से जिले हैं जहां पर मास्क अब पहनना अनिवार्य है वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जो दिल्ली एनसीआर का इलाका है, दिल्ली से सटा हुआ उत्तर प्रदेश के जितने जिले हैं उसके अलावा लखनऊ में भी मास्क पहनना अब जरूरी हो गया है। और इन जिलों में जिन लोगों का टीकाकरण नहीं हुआ है उन्हें चिन्हित कर वैक्सीनेट भी किया जाएगा, यह भी तय कर लिया गया है। मैं जानना चाहूंगा मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? सर मास्क मैं घर पे भूल गया। कोरोना दोबारा से आ रहा है बस, हैं? दोबारा से आ रहा है कोरोना, मास्क आपने भी लगाया? दोबारा याद करो।
दोबारा से? हाँ जी मास्क बिल्कुल। क्यों नहीं लगाया? अब काफ़ी 1.5 महीने से नहीं लगा रहा कोई भी। यूपी सरकार ने मास्क अनिवार्य कर दिया है, लेकिन जमीन पर हालात क्या हैं, इन तस्वीरों से समझिए और समझिए कि आखिर कोरोना के बढ़ते केस किसकी लापरवाही का नतीजा है। बहाने बेशक हैं सभी के पास, लेकिन मास्क कोई नहीं लगा रहा है। जहां तक भी आपकी नजर जाएगी, चाहे ये वाहन पर चलने वाले लोग हों, चाहे सड़कों पर पैदल चलने वाले लोग हैं। हालांकि एक बाबूजी हमारे सामने आ रहे हैं, मास्क लगाया हुआ है। बाबूजी, मान के आपने मास्क लगाया हुआ है, प्रदेश सरकार ने फिर से कहा है कि मास्क अनिवार्य है, आपको लगता है जरूरी होना चाहिए मास्क लगाना? जी हाँ, जरूरी होना चाहिए मास्क। गाजियाबाद या फिर नोएडा या फिर हर जगह एक ही तस्वीर है। हालांकि मेरठ में सरकार के आदेश के बाद पुलिस हरकत में है। चेकिंग अभियान चलाकर लोगों को मास्क लगाने के लिए कहा जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए जहां तक भी आपकी नजर जाएगी, यहाँ कोई भी व्यक्ति आपको मास्क लगाकर नजर नहीं आएगा। वजह यही है कि कोरोना इस बार दोबारा से बढ़ता जा रहा है, जिसको लेके प्रदेश सरकार थोड़ी सख्त हुई है और मास्क लगाने के आदेश दिए हैं। मैं जानना चाहूंगा, मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? सर मास्क मैं घर पे भूल गया। शहर शहर लापरवाही का ये हाल तब है जबकि अप्रैल के महीने में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 4 दिन में 0.09% की बढ़ोतरी हुई। 24 घंटे में 115 नए केस रिपोर्ट किए गए हैं। इनमें से 7 केस लखनऊ में रिपोर्ट किए गए। सबसे ज्यादा खराब स्थिति नोएडा की है। यहाँ पिछले 24 घंटे में 65 नए केस मिले हैं। 18 साल से कम उम्र के 19 बच्चे संक्रमित हुए हैं। अप्रैल महीने में 100 बच्चे कोरोना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। नोएडा में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 332 हो गई है। गौतम बुद्ध नगर से सटे गाजियाबाद में भी कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। गाजियाबाद में 24 घंटे में 20 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। टोटल एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 129 हो गई है। गाजियाबाद में कोरोना से 22 छात्र और छात्राएं संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 4 शिक्षक भी संक्रमित हुए हैं। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए योगी सरकार ने विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे और टोल प्लाजा पर टीमें लगाकर जांच के आदेश दिए गए हैं। सरकार ने कोविड प्रभावित हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और एनसीआर से आने वाले यात्रियों की जांच के निर्देश भी दिए हैं। सरकार ने विदेश से लौटने वाले यात्रियों की खास तौर पर टेस्टिंग के निर्देश दिए हैं, ताकि कोरोना संकट को बढ़ने से पहले ही रोका जा सके। इस बीच कानपुर आईआईटी ने चौथी लहर की आशंका को खारिज कर दिया। अब आईआईटी के मुताबिक चौथी लहर की आशंका भले ही कम है, लेकिन सरकार कोई जोखिम उठाने के पक्ष में नहीं है। सरकार ने अभी से एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। पिछले 24 घंटों में 115 केसेस उत्तर प्रदेश में नए आए हैं, जिसमें 7 केसेस लखनऊ में हैं। लखनऊ में अब कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या 41 पहुंच गई है। यानी कि अगर आपने थोड़ी सी लापरवाही और की तो मामला तेज हो जाएगा, जिसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ेगा। लिहाजा मास्क लगाकर कोविड के नियमों का पूरी तरह पालन करें। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18 लखनऊ। क्या बीजेपी शासित राज्यों में बुलडोजर धर्म देखकर चलता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश तक चल रहे बुलडोजर के एक्शन पर जमीयत उलमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और आरोप यही है कि अपराधियों और माफियाओं को निशाना बनाया जा रहा है। मुस्लिमों के खिलाफ साजिश रची जा रही है। उत्तर प्रदेश हो या फिर मध्य प्रदेश, बुलडोजर गरज रहा है। जिसकी आवाज अब देश की सर्वोच्च अदालत तक सुनाई पड़ रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलेमा ए हिंद की ओर से याचिका दायर की गई है। मांग है कि राज्य सरकार को आदेश दिया जाए, बिना अदालत की अनुमति के बिना किसी का घर ना गिराया जाए। जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने याचिका में कहा है, बीजेपी शासित राज्यों में अपराध की रोकथाम की आड़ में मुसलमानों को निशाना बनाने की चाल चली जा रही है। इस पॉलिसी का कोई कानूनी बेसिस नहीं है। सिस्टम में कोई भी चीज कानून की बुनियाद पर चलता है, इसमें कानून का कोई बेसिस नहीं है। तो इसमें सबसे पहला तो एक्शन ये होना चाहिए कि जिन लोगों ने इसको किया है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। जब हुकूमतें नहीं सुनती हैं तो हिंदुस्तान में सबसे बड़ी अदलिया है, सुप्रीम कोर्ट है, तो जाहिर बात है कि वहाँ चाराकार के लिए और अपनी बात कहने के लिए
और हक और इंसाफ मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट ज़रूर जाया जाएगा। इस बीच उत्तर प्रदेश में अपराधियों माफियाओं पर कार्रवाई जारी है। प्रयागराज में 2 प्रॉपर्टी डीलरों की ओर से की गई अवैध प्लॉटिंग पर प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दी है, तो मऊ में बुलडोजर की धमकी सुनाई दी। अगर उत्तर प्रदेश में आंकड़ों पर नजर डालें तो 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में 1848 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चला है। 1322 करोड़ की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट में जब्त हुई है। इनमें सबसे ज्यादा अतीक अहमद की 330 करोड़ की संपत्ति, मुख्तार अंसारी की 150 करोड़ की संपत्ति जब्त या फिर ध्वस्त की गई है। लेकिन ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है जो ये साबित करता हो कि सिर्फ मुस्लिमों पर कार्रवाई की गई है। अब मध्य प्रदेश के आंकड़े देखिए। 2 साल में 15,397 एकड़ जमीन कब्जा मुक्त कराई गई है। 12,640 अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला है। 458 गुंडे बदमाशों को जिला बदर किया गया है। अपराध की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। अपराध कोई भी करता है वो समाज के लिए घृणा का पात्र है, सजा का पात्र है और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मदनी को विचार करना चाहिए कि वो ऐसे कानूनों को, ऐसी कार्रवाइयों को धर्म के चश्मे से न देखें। जमीयत की ओर से दाखिल याचिका में मध्य प्रदेश के खरगोन में हुई घटना और उसके बाद राज्य सरकार की कार्रवाई का जिक्र किया गया है और आरोप यही है कि बुलडोजर की दिशा धर्म के रास्ते पर मोड़ी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पूर्व मंत्री आजम खां को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें जौहर विश्वविद्यालय के लिए अधिग्रहित 12.5 एकड़ जमीन को छोड़कर बाकी जमीन को अवैध बताया गया था। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट अगस्त में मामले की अगली सुनवाई करेगा। आपको बता दें, जौहर विश्वविद्यालय की जमीन का मालिकाना हक जौहर ट्रस्ट के पास है, जो कि आजम खां के अधिकार में है। और अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। यूनिवर्सिटी के नाम पर जमीन का अधिग्रहण, 471 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई थी। जिला प्रशासन ने अधिग्रहण को अवैध बताया है। सिर्फ 12.5 एकड़ जमीन वैध करार दी गई। एडीएम वित्त ने जमीन राज्य को देने का आदेश दिया और बाद में हाईकोर्ट ने एडीएम वित्त के आदेश को सही माना। एससी वर्ग की जमीन के लिए डीएम की अनुमति जरूरी है, ये हाईकोर्ट ने कहा। आजम पर किसानों से जबरन बैनामा कराने का आरोप है। 26 किसानों ने आजम खां पर केस दर्ज कराया था। इसके अलावा ग्राम समाज और नदी की जमीन लेने का भी आरोप लगा। साथ ही साथ जो एक और बड़ी बात सामने आई वो भी हम आपको बताते हैं। शैक्षिक कार्य को लेकर ये जमीन ली गई थी, लेकिन बाद में जब जांच पड़ताल की गई तो हकीकत कुछ और सामने आई। इधर लखीमपुर हिंसा के मामले में आशीष मिश्रा की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया और हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट ने पीड़ित पक्ष का ध्यान नहीं रखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने अपने न्यायिक क्षेत्र का अतिक्रमण किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को सरेंडर करने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया है। मैं माननीय न्यायपालिका के से बहुत ही शुक्रगुजार हूं उनका कि उन्होंने जो फैसला लेना चाहिए था बहुत ही सही फैसला लिया गया है और मैं उम्मीद करता हूं आगे भी वो दोषियों को सजा दिलवाने में पूर्ण रूप से हम लोगों के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने आज हमारी बातों को मानते हुए आशीष मिश्रा की बेल को कैंसिल कर रहा है और 1 हफ्ते का समय दिया है आत्मसमर्पण करने के लिए। अब आगे क्या रणनीति है? जी, आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति अभी कुछ नहीं है हमारी इसमें।
और बात करते हैं कुछ सवालों की। सवाल है कि शिवपाल यादव नाराज हैं, शिवपाल यादव बीजेपी के साथ हैं और शिवपाल यादव गठबंधन के साथ हैं क्या? उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजों के बाद से चर्चाओं का बाजार गर्म है। हालांकि शिवपाल यादव ने इस बारे में साफ तौर पर कुछ भी नहीं कहा। लेकिन समाजवादी पार्टी गठबंधन के सहयोगी एसबीएसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की माने तो शिवपाल यादव गठबंधन के साथ हैं और 2024 में समाजवादी पार्टी के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। शिवपाल जी साथ में हैं। जो खबरें सब फालतू खबरें हैं, कोई खबर में दम नहीं है। बिल्कुल शिवपाल जी एकदम तैयार, अपने पार्टी का संगठन जैसे हम बना रहे हैं वैसे वो भी अपनी पार्टी का संगठन बना रहे हैं। 24 में साथ में आ जाएंगे, 24 में साथ में आ जाएंगे। अरे वो परसों से साथ हमारे देखेंगे, आप देखिएगा। इधर हनुमान चालीसा और अजान विवाद को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है। वहीं इस बीच मथुरा में गन्ना विकास और चीनी उद्योग मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हनुमान जी से बड़ा कोई नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि सब हनुमान जी की संतान है, हमारी रगों में हनुमान जी का खून दौड़ रहा है। आप लोग मीडिया में कितने दिन से हो भाई? मैंने विधानसभा में ये बयान दिया था कि हनुमान तो जाट था, तो हनुमान जी के बारे में क्या बात करोगे? हम हनुमान जी की संतान हैं, हनुमान जी के बारे में उनका खून हमारी रगों में है। ये तो आप जानते हो, नमाज अमाज क्या है? नमाज तो बल बुद्धि विद्या देव वो हरो कलेश विकार। हनुमान जी से बड़ा कौन हो सकता है? बल बुद्धि और विद्या तीनों चीज, और प्रत्येक कष्ट को हरते हैं। ऐसे हैं हनुमान जी, तो प्रत्येक व्यक्ति में निवास करते हैं। ऐसा लगता है जैसे नेताओं में होड़ मची है कि अजान वर्सेस हनुमान, इस लड़ाई को खत्म नहीं होने देना है। वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द होगी वापसी।